Hi friends, hope you are doing great. Welcome to my YouTube channel Tactical Study with Abhay. So today we will discuss about class 9 chapter 4 history French Revolution. ठीक है, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या क्या फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। और आज हम बात करेंगे, मैंने पढ़ाया फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। और आज हम बात करेंगे आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन कैसे आउटब्रेक हुआ, फ्रांस ने कौन कॉन्स्टिट्यूशन बना की। ठीक है, तो हम इसमें आज पार्ट में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों की। तो मैंने आपको बताया कि लुई 16 ने सोचा कि वो अपने टैक्सेस को बढ़ा दे। टैक्सेस क्यों बढ़ाएगा? टैक्सेस इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि कर्जा बहुत ज्यादा हो चुका था, पैसा तुरंत से नहीं, ट्रेजरी खाली हो चुकी थी, इसलिए उसने सोचा टैक्स को बढ़ा दिया जाए। लेकिन वो उसके पास मुनाफी थी, लेकिन उस टाइम पे किंग को एक तरीके से कह सकते हैं कि किंग को ये अधिकार नहीं था कि वो सारे जो टैक्सेस है वो खुद ही बढ़ा दें। तो इसीलिए उसको पहले अपने मेंबर्स के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने एक असेंबली बुलाई। उसने 5 मई 1789 को उसने एक असेंबली बुलाई। ठीक है, अब असेंबली जो उसने बुलाई थी वो उसने बुलाई थी हॉल इन वर्साइल्स में। हॉल था एक वर्साइल्स में, आपको ये चीज लर्न होनी चाहिए। हॉल से मैंने वर्साइल्स एक बार आपका यूज किया, वर्साइल्स उसने असेंबली बुलाई जिसमें आपके साथ जो तीनों स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, तीनों स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। ठीक है, तो आपके जो फर्स्ट स्टेट थे, स्टेट जो था वो आपके 300 मेंबर्स भेजता था, सेकंड स्टेट भी आपके 300 मेंबर्स भेजता था और थर्ड स्टेट आपके 600 मेंबर्स भेजता था। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वो एक दूसरे के सामने खड़े मतलब बैठते थे। ठीक है, जैसे फर्स्ट का मेंबर यहाँ है, क्लर्जी और नोबिलिटी यहाँ है। थर्ड स्टेट के 600 मेंबर थे जो कि उन दोनों के पीछे खड़े होते थे। ठीक है ना, 300 यहाँ पे और 300 यहाँ पे। और थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वो मोर एजुकेटेड थे और प्रॉस्परस थे। और साथ साथ को बताऊं, पीजेंट, आर्टिसंस और वुमेन्स, उनको असेंबली में आना अलाउड नहीं था। और साथ साथ इस तरीके से बोलूं, कम से कम 40,000 लेटर्स आपके ग्रीवेंसेस में आते थे। ठीक है, 40,000 लेटर्स, मतलब जिनको जो भी दिक्कत थी वो इन 600 लोगों के साथ अपने लेटर्स भेजते थे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब थर्ड, लेकिन अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। एक्चुअली ये सिस्टम चला हुआ आ रहा था कि सारे स्टेट का एक वोट होगा, मतलब ये फर्स्ट स्टेट है, इसका 1 वोट, इसका 1 वोट और इसका 1 वोट। लेकिन थर्ड स्टेट ने एक डिमांड रखा कि एक प्रपोजल रखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे ही मेंबर्स को राइट है, मतलब उसने बोला एक स्टेट को केवल एक वोट मिलेगा, पूरे स्टेट को 300 मेंबरों को केवल एक वोट, इसको एक वोट, इसको एक वोट। लेकिन उसने बोला ऐसा नहीं होगा, हर इंसान को एक वोट मिलना चाहिए। लेकिन किंग ने इसके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। तो आपका 20 जून 1789, 20 जून 1789 को आप बात करें एक असेंबली मतलब बोल सकते हैं आपका इंडोर टेनिस कोर्ट था। ठीक है, इंडोर टेनिस कोर्ट था वर्साइल्स में ही। तो वहां पे एक असेंबली खड़ी, मतलब बोल सकते हैं एक असेंबली बन गई। मतलब थर्ड स्टेट की जो सारे लोग थे, जब उनका ये जो प्रपोजल था किंग ने रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने जो असेंबली थी, जो किंग ने असेंबली इलेक्ट करी थी, वो छोड़ दी थी और उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और वो चाहते थे एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो जिसमें आपके जो राजा की जो पावर है वो मतलब कम हो जाए। ठीक है, और उसमें आपके बहुत सारे लोग थे थर्ड स्टेट के, और इसमें आपके 2 लोग और थे। तो आपके हम बात करूं तो 2 लोग थे, एक तो मीराबेऊ और एक थे एब्रेसियस। ये 2 लोग भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे थे। और आपके जो मीराबेऊ थे ये नोबल फैमिली में से बिलोंग करते थे, लेकिन ये कन्विंस्ड थे कि इनको थर्ड स्टेट के लोगों के साथ उनका प्रोटेस्ट करना, ये चाहते थे लोगों उनके राइट्स मिले। ऐसे आपके जो ये थे एबीसीएस, इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा व्हाट इज थर्ड स्टेट। ठीक है ना, थर्ड स्टेट भी पागल है। ऐसे एबीसीएस ने वो भी प्रियस्ट थे। ठीक है, तो ये नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। तो मैं आपको बताया इन दोनों ने इसको लीड किया इस मूवमेंट को। और मैं बात करूं अब एक तरीके से उस टाइम पे आपके जो प्राइसेस थे ब्रेड के वो बहुत बढ़ चुके थे। बेकर्स एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को। जो वुमेन्स थी जो लाइनों में लगती थी वो बहुत गुस्सा हो जाती थी, और उसी वजह से आपका 14 सॉरी कब
14 जुलाई 1789 को आपका जो मूवमेंट स्टार्टिंग में पड़ा था, बैस्टिली को जो जला दिया था, जो भी फोर्ट्रेस प्रिजन था, उन लोगों ने वहां पे अटैक कर दिया। ठीक है, देखो 9th क्लास के बच्चों प्लीज ये वीडियो देख लीजिए। हिस्ट्री आपके लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट है 9th में, ये 8 तक की बात नहीं है। आंसर पीछे के रटे नोटबुक में लिखी आए, मार्क्स मिल गए, फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गया। इस बार तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए ढंग से चैप्टर को मेरे सुन लीजिए, तो डेफिनेटली बुक को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार कंप्लीट कर ली, दैट इज इनफ फॉर यू। ठीक है, इसमें आपको पूरा ढंग से हिंदी में समझा रहा हूँ। और एक तरीके से बोला जाए, कहीं कहीं जगह इस बात की र्यूमर्स फैल रही थी, इस बात की ये र्यूमर्स फैल रही थी कहीं कहीं जगह कि आपके किंग के ही जो कुछ लोग हैं वो उन लोगों को डिस्ट्रॉय करने आ चुके हैं जिनकी जो क्रॉप्स हैं वो पक गई हैं। ठीक है, तो लोगों ने अपनी पकी हुई क्रॉपों को काटना शुरू कर दिया और अपने बचा के रखना शुरू कर दिया था। और एक तरीके से देखा जाए तो जो ग्रेन्स थे वो लूटे जा रहे थे, डॉक्यूमेंट्स थे आपके वो बर्न किए जा रहे थे। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसमें देखूं आपको बताऊं, इन द कंट्री साइड फेमस, हाँ ठीक है। और एक तरीके से दे लूटेड हाउंडेड अगेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग लॉट्स ऑफ मैनर न्यूज़, मतलब इधर अफवाहें फैल चुकी थी। ठीक है, तो बहुत सारे जो ग्रेन्स थे वो एक दूसरे से लूट रहे थे लोग। और इसी तरीके से देखा जाए तो, और इस सारी प्रॉब्लम को देखते हुए लुई 16 ने फाइनली एक नेशनल असेंबली में ये चेंज करना चाहा। एक तरीके से बताऊं, नेशनल असेंबली में उन्होंने इनकी जो सारी पावर्स थी उनको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब जो भी वो चाहते थे। उनका मेन एम क्या था, किंग की जो पावर है वो कम हो जाए और एक के हाथ में पावर ना रहे। तो 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने एक कह सकते हैं एक एक्ट पास कर दिया, जिसमें आपके जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें क्या था, आपके जो टैक्सेस थे, जो भी फ्यूडल सिस्टम थे, वो सब एबॉलिश कर दिए गए। और साथ साथ आपके जो क्लर्जी स्टेट के जो मेंबर थे, उनके जो प्रिविलेज मिले हुए वो भी कैंसिल हो गए थे। और इसमें मैं बात करूँ जो तिथीज थी उनको एबॉलिश कर दिया गया, मतलब जो भी अपने तिथीज में बताया ना, चर्च जो भी टैक्स लेती थी। और एक तरीके से आपका जो गवर्नमेंट के पास जो एसेट था वो 2 बिलियन से ज्यादा हो चुका था। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, मैं आपकी बुक की हेल्प इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ढंग से चैप्टर समझ में आ जाए। बेटा ये मैटर नहीं करता आई एम टेकिंग हेल्प फ्रॉम योर बुक, बट ये मैटर करता है कि मैं आपको चैप्टर को एक बात बताई या नहीं बताई। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो मैंने बताया आपका जो नेशनल, लेकिन अभी तक समझा दिया 4 अगस्त 1789 को ड्राफ्ट हुआ, लेकिन जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ड्राफ्ट वो 1791 तक ही हो पाया। और इसका मेन एम क्या था, जो मोस्टली जो पूरी पावर है वो मोनार्क के हाथ में ना हो, और जो पावर है वो आपके 3 कह सकते हैं 3 हाथों में बट जाए, 3 इंस्टीट्यूशंस में। तो कहां देखूं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। राइटिंग समझ में नहीं आएगा, पता है मुझे। LEGIS LATIV लेजिस्लेटिव है ये, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव है और ये जुडिशरी है, इनकी हाथ पावर बट जाए आपकी। और एक और चीज क्या था, और इससे जो आपका फ्रांस था वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन चुका था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 था उसमें क्या था, जो असेंबली के जो लोग थे वो इनडायरेक्टली वोट किए गए, लेकिन इसके खिलाफ भी लोगों ने वो किया कि भाई हर कोई थोड़ा ना बन सकता है कि असेंबली में आपका हर बंदा वोट, मतलब हर बंदा थोड़ा असेंबली में जा सकता है। तो इसीलिए इसके लिए एक वो चीज बनाई गई, वो क्या बनाया गया कि 25 साल से बड़ा बंदा हो, ठीक है, अबव 25 इयर्स हो एज में, और कम से कम वो 3 और वो टैक्स दे रहा हो 3 लेबर की वेज के बराबर, मतलब एक लेबर की 3 दिन की जो इनकम होती है उसके बराबर वो टैक्स दे रहा हो, तो वो एक इलेक्टर बन सकता है और फिर उसके बाद वो असेंबली का मेंबर चुनेगा। सिंपल सी बात। फ्रांस की आम सभा ने वोट नहीं दे सकती, केवल वही लोग वोट दे सकते हैं जिनकी 25 साल से उम्र ज्यादा है और क्या दे रहे हो, एक मेंबर से ज्यादा उनकी वो हो, मतलब एक मेंबर 3 दिन का जो लेबर की इनकम होती है वो अकेला टैक्स दे रहा हो। फिर वो लोग जब चुन लिए जाएंगे कौन कौन वोट करेगा, फिर उसके बाद तो असेंबली के लोग चुनेंगे। और इसके साथ साथ आपको एक बात बताऊं, और कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, और डिक्लेरेशन हो गया आपका राइट्स ऑफ मैन। क्या क्या राइट्स थे, तो मैं बताऊं वही सारे राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। कौन कौन से डिक्लेरेशन थे, तो इसमें आपके राइट टू लाइफ था, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन था, इक्वालिटी बिफोर लॉ थे, ठीक है। और ये सारे नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स थे, मतलब
ये सभी लोगों को उस टाइम पे राइट्स मिल गए थे और ये वो बोलते थे कि ये राइट इनके बढ़ चुके हैं और इन राइट्स को नहीं लिया सकता। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेंच एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए आप ये मत देखिए मैं बुक का यूज कर रहा हूँ, मैं बुक का यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। देखिए अगर मैं बोला तो देखूँ, मान लीजिए आपको कोई पॉइंट भी मिस हो जाए तो गलती मेरी होगी, लेकिन मेरे एम क्या है, आपको चीजें ढंग से क्लियर हो, कोई भी पॉइंट छूटे ना। ठीक है, अब मैं आपको बताया कि जो सिचुएशन थी फ्रांस का वो काफी समय तक ऐसी ही चलती रही। ठीक है, और आपके जो लुई 16 थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सीक्रेट नेगोशिएशन साइन कर दिया विद किंग ऑफ प्रशिया। ठीक है, और देखा जाए जो रूलर्स थे अदर नेबरिंग कंट्रीज के, वो भी इस बात से बहुत घबराए हुए थे कि फ्रांस में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, और वो चाहते थे कि फ्रांस पे अटैक कर दें और फ्रांस की जो भी सिचुएशन है जो उनके लिए पहले बढ़िया लगती थी उन्हें, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, तो इस सबसे पहले वो अटैक करते, तो इसलिए तो नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में आपका क्या किया, वोट किया, जिसमें उन्होंने वोट करके डिक्लेयर कर दिया कि वॉर करना है हमें प्रशिया के अगेंस्ट और ऑस्ट्रियन के अगेंस्ट, जहाँ की जो प्रिंसेस थी। ठीक है, और बहुत सारे जो वॉलंटियर्स थे वो सब लोग इसे ज्वाइन कर रहे थे, वुमेन्स भी ज्वाइन कर रही थी, मैन भी ज्वाइन कर रहे थे, और उन्होंने एक तरीके से, मैं बात बोलूँ तो उन्होंने वहाँ पे और उन्होंने एक तरीके से कहा था, तो उन्होंने तो उन्होंने एक तरीके से जब वो वॉर स्टार्ट कर रहे थे तो उन्होंने एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गाना शुरू कर दिया जिसका नाम था मार्जालाइज। ठीक है, मार्जालाइज, ठीक है, मार्जालाइज इसका नेम था, सॉरी मैं गलत हो गया, मार्जालाइज, और ये आपको कंपोज किया था रॉबर्ट डे लेस्ले ने। ठीक है, रॉबर्ट डे लेस्ले बोलेंगे हम इसे। ठीक है, रॉबर्ट डे एल इस आपको स्पेलिंग याद रखिए, नाम को याद नहीं रखना, और आपको ये वर्ड आपको लर्न करना है, मार्जालाइज, सॉरी मैं गलत बोल जाता हूँ, एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है। हाँ ठीक है, तो ये क्या है, मार्जालाइज आपकी जगह है, जहाँ पे इन्होंने क्या किया, आपका जो वर्ड था ये एक तरीके से वॉर शुरू करने से पहले ये सब चीजें पेट्रियोटिक सॉन्ग था। ठीक है, पेट्रियोटिक मतलब धार्मिक देश वाला सॉन्ग, जिसे हमारा जो वो होता है ना राष्ट्रगान, और धीरे धीरे आपका फ्रांस का ये नेशनल एंथम बन गया। ठीक है, बहुत सारे जो वॉर हुआ था उसमें बहुत सारे लॉसेस हुए, कुछ इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हुई, मेंस ने ज्वाइन किया, वुमेन्स ने भी ज्वाइन किया। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, और जैसे कि और लोगों को लगता था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 है इसने केवल प्रॉस्परस और रिची लोगों को अपने राइट्स दिए हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल क्लब्स बहुत इंपॉर्टेंट बन गए थे, वहां पे इन सब चीजों का डिस्कशन होता था। ठीक है, तो उसी टाइम पे आपको जो फेमस क्लब था वो था जो कि जैकोबियंस का क्लब। ठीक है, और उसका जो जैकोबियंस के जो क्लब का नाम था वो था सेंट जैकोब। ठीक है, आपका जो नाम था जैकोबियंस का वो था सेंट जैकोब, जो कि पेरिस में था। ठीक है, जैकोबियंस का जो क्लब था, क्योंकि उनको लगता था बहुत सारे लोगों को कि जो राइट्स हैं ये केवल कह दिए गए हैं जो अच्छे लोगों के, जो रिच फैक्शन के जो लोग हैं उनको राइट्स दिए गए, तो उन्होंने सेंट जैकोब इन पेरिस। ठीक है, ये जो आपका पॉलिटिकल में मीटिंग होने लग गई थी, तो सेंट जैकोब इन पेरिस आपका एक फेमस क्लब बन गया था। और उसके साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो मैंने बताया था आपको, और जो मेंबर्स थे जैकोबियन क्लब के, अब तुम बात करते हैं जैकोबियन लोगों के, जो मेंबर्स थे जैकोबियन क्लब के वो आपके लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते थे। ठीक है, जो नीचे तक बिल्कुल आपके नीचे तक जाए, बिल्कुल लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे विदाउट नी बेचेस, नी बेचेस मतलब घुटनों के आधे लेकर नहीं पहना करते थे, बिल्कुल पूरे पहनते थे, और वो एक रेड कैप भी पहनते थे जो कि शो करता था उनका लिबर्टी। ठीक है, और साथ साथ इसमें जो जैकोबियन क्लब के जो लोग थे वो थोड़े से नीचे सेक्शन के लोग थे, इसमें आपके इंक्लूड थे स्मॉल शॉपकीपर्स थे, शू मेकर्स थे, पेस्ट्री कुकर थे, सर्वेंट थे, ये सब लोग थे। उनके जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ये इनका लीडर था जो उन्हें लीड करता था। और साथ साथ मैं आपको बताऊं, मैंने बताया था ना वो नी बीचेस नहीं पहनते थे, और उनको स्लैंट कटर कहा जाता था। स्लैंट कटर का मतलब होता है जो लोग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते हैं। तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैं आपको बताया कि पहले तो उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया अगेंस्ट प्रशिया, किसके अगेंस्ट, प्रशिया और ऑस्ट्रियन। ठीक है, अब उनको क्या लगता था कि जो उनको ये लगता था कि जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 है इससे केवल क्या हो रहा है, इससे केवल राइट्स मिले हैं प्रॉस्परस लोगों को, जो लोअर सोसाइटी के लोग हैं उनको राइट्स नहीं मिले हैं, तो इसलिए उन्होंने ये वॉर
शुरू कर दिया था, ठीक है। उससे पहले उन्होंने पेट्रियोटिक सॉन्ग आया जिसका नाम ये जो बाद में नेशनल एंथम बन गया फ्रांस का, ठीक है। ये था रॉकेट डे एल्स में, और उसका नाम मार्शलाइज इसका मार्शलीज इसका नाम था, मार्शलीज इसका नाम था, ठीक है, मार्शलीज, आपको वर्ड करना है। और उसके बाद और जब पॉलिटिकल क्लब्स में ये सब डिस्कशन हो जाते हैं तो एक फेमस क्लब था होता है सेंट जैकोब, एक क्लब था पेरिस में, ठीक है। और सेंट और यहाँ पे जैकोबियंस लोग रहते थे जो पहनते थे लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स और रेड कैप पहनते थे, जो उनकी लिबर्टी शो करती थी। और साथ साथ उनको स्लैंग कटर्स कहा जाता था। स्लैंग कटर्स मतलब जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते, मतलब लेकर नहीं पहनते, ठीक है। और उनका जो लीडर थे वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे। अब बताऊं मैं आपको 1792 में क्या हुआ, जैकोबियंस ने एक प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ब्रेड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑगस्टाइन को, एक नाम है ट्यूलेरस, है ना, तो आपका जो नाम है इसमें लगा है, इस पे करेंगे ट्यूलेरीज, आपका ये वर्ड नाम है, ठीक है। ये आपके फ्रांस में है ट्यूलेरीज, TUILREIS, ये ट्यूलेरीज आपकी क्या थी, ठीक है। ट्यूलेरीज आपका एक नाम था, ठीक है, जहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था और यहाँ पे किंग को, किंग के सारे गार्ड्स को बंदी बना लिया था, ठीक है। और हाँ, जो सारी फैमिली थी उस सबको इम्प्रिजन कर लिया, इलेक्शन हुए, ठीक है। और इस इलेक्शन में आपके 21 साल सभी लोगों को वोट दे सकते थे। ये मतलब नहीं वो नीचे हैं या ऊपर हैं या एक तरीके से उन्हें वेल्थ है या नहीं है, उनको राइट दे सकते थे। और इस असेंबली को बोला गया कन्वेंशन, ठीक है। ये जो असेंबली थी, न्यू असेंबली से बोलते हैं कन्वेंशन, जो कि 21 सितंबर 1972 को आपकी बनी थी। जैकोबियंस ने ये असेंबली बनाई थी जिसका नाम था कन्वेंशन, जो कि 21 सितंबर 1972 को बनी थी। और इसने इस असेंबली में सब लोगों ने वोट दिए थे जो कि 21 साल से ऊपर थे। इसमें ये देखते थे कि किस लोगों के पास कितनी वेल्थ है और क्या है। और फाइनली आपका, और ठीक है, और इसने मोनार्की को क्या हटा दिया और फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया एज अ रिपब्लिक। और उसके बाद आपका बात करें लुई 16, तो लुई 16 बंदी बना लिया था। तो लुई 16 को फांसी पर चढ़ा दिया था बाय कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रिजन, ठीक है। ट्रिजन क्या होता है, मतलब एक तरीके से उन लोगों को गवर्नमेंट के ऑर्डर पे बिट्रेयल कर दिया। और 21 जनवरी 1973 में, ठीक है, डे ला कॉनकॉर्ड ये जगह थी जहां पे आपके लुई 16 को मार दिया गया, ठीक है। मार दिया गया मतलब उनको मार दिया गया। और क्वीन मैरी एंटोनिटी को भी कुछ दिनों बाद मार दिया था, ठीक है। और उनको मारा गया गुइलेटाइन से, उनको मार दिया गया था। गुइलेटाइन उस टाइम का वो था जिसमें ऊपर एक ब्लेड था और नीचे ब्लेड था और सामने लोगों की गर्दन रखी जाती थी और उस गर्दन को मार दिया जाता था। तो आपको चीज क्लियर हुई क्या चीज है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक का, रीजन ऑफ टेरर, ठीक है। ये असेंबली बनवाई थी, कन्वेंशन असेंबली थी, नाम क्या था, 21 सितंबर 1972 में बनी थी। 1972 में लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे। जैकोबियंस लोग थे, क्या पहनते थे क्या नहीं पहनते थे। फेमस क्लब सेंट जैकोबियंस पेरिस था। नेशनल एंथम आपको पता ही है, रॉकेट डे एलिस ने लिखा था, मार्शलीज ये नेशनल एंथम था। डेथ कब हुई, 21 जनवरी 1973 में डे ला कॉनकॉर्ड में इनकी डेथ हो गई थी, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रीजन ऑफ टेरर। तो सॉरी गाइस, एक्चुअली आपकी जो वीडियो है वो 20 मिनट की हो चुकी है और मैं आपको ये जो टॉपिक है रीजन ऑफ टेरर नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो उसके लिए सॉरी। आपको मेरा पार्ट 3 देखना होगा क्योंकि देखिए वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगी, तो इसलिए आज आपके लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। आपको मैं कल एक बार इसे और रिमेम्बराइज कराऊंगा, वीडियो के 4 या 5 पार्ट बन जाएंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है आपका, लेकिन ढंग से समझिएगा। मैंने बातें ढंग से क्लियर की हैं, कोई बात अगर मैंने तेज बोल दिया है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा प्लीज़। इन 9th वालों के लिए बहुत हेल्पफुल है। Please watch the video and please subscribe my channel, and if you like this video then please share it, okay। इसे शेयर भी कीजिए, ठीक है। और सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं है। If you have any question then please ask me in the comment section and please press the bell icon, okay, ताकि आपको जो न्यू अपडेट्स हैं वो मेरी मिलती हैं। Thank you so much for watching my video.